अस्सलामुअलैकुम एमडी कैट एस्पायरेंट्स। फाइनली यार आज मैं अपना पहला लेक्चर देने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे एमडी कैट इंग्लिश के हवाले से, और वो कहते हैं कि अकेडमी वाले हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ाते हैं, इतना मुश्किल पढ़ाते हैं कि हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आती, और हमें ऐसे लगता है कि यार हमने तो पास ही नहीं होना या बहुत कम नंबर आते हैं। सबसे पहले एमडी कैट इंग्लिश के हवाले से मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ना कॉमन सेंस आपने इसमें इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, इसमें इतने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होते, लेकिन कुछ एमसीक्यू होते हैं मुश्किल। तो हम ना बेसिक पढ़ेंगे। मैं आपको वही पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह जो रिलेटेड होगा एमडी कैट से, या ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश ना करूँ। सबसे पहले आज मैं आपको अपना टॉपिक बता देता हूँ। आज हमने पढ़ना है सिर्फ वर्ब बी। जैसे ही वर्ब बी आता है ना, तो वर्ब बी ऐसा लगता है कि यार छोटा सा टॉपिक होगा, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि टेंसेस हमने पढ़ने हैं। वर्ब बी को यूज़ करते हुए हमने टेंसेस पढ़ने हैं। जब टेंसेस आता है तो एमडी कैट वाला बच्चा यही कहता है कि यार टेंसेस तो हमने इतने ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो अब क्या है ज़रूरत इन टेंसेस के पढ़ने की। असल में हम पढ़ेंगे वर्ब बी ही, और उसको हम अप्लाई करेंगे टेंसेस पे। डिफरेंट टेंसेस को देखेंगे कि वो किस तरीके से बने हैं वर्ब बी को यूज़ करते हुए। और अगर आपको लगता है ना कि आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बस आप एक क्वेश्चन देखो। आप ये देखो कि दे हैड प्लेड क्रिकेट। आपने इतनी दफ़ा ये टेंस पढ़ा होगा। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है। तो ये देखो कि इसमें आप ये बताओ कि हैड, हम पढ़ते हैं ना हैव, हैड, तीन फॉर्म्स होती हैं इसकी। तो आप ये बताओ कि हैड सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और बताओ कि ये वाली सेकंड फॉर्म लगी है या थर्ड फॉर्म लगी है। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। वीडियो स्टार्ट करते हैं यार अपना आज का लेक्चर। तो वर्ब बी, हमारे सर कहते होते थे जिसको वर्ब बी आ गया ना, मतलब उसको आधी इंग्लिश ग्रामर आ गई, और जिसको वर्ब आ गया उसको पूरी इंग्लिश ग्रामर आ गई, उसको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब वर्ब बी जो है, ये देखो इसकी सबसे पहले 8 फॉर्म्स हैं। इज़, आर, एम, वाज, वर, बीन और बीइंग। ये इसकी 8 फॉर्म्स हैं। और वर्ब बी की ये फॉर्म, बेस फॉर्म, या ये वाली जो इसकी 8 फॉर्म्स हैं, ये कहीं भी आ जाएं तो इनके बाद 2 रूल हैं। या तो इनके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, या इनके बाद थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, या आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। अब ये रूल है कि बी या इनमें से कोई भी आ जाए और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगी हो, तो वो पैसिव वॉइस का फ़िक्रा हो सकता है। ऐसा कोई पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता जिसमें वर्ब बी ना हो और वर्ब बी के बाद थर्ड फॉर्म ना हो। अब कोई भी टेंस ले लो। एप्पल हैज़ बीन ईटन। एप्पल, जब एप्पल आ गया तो उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म आई है और उसके बाद थर्ड फॉर्म आई। क्रिकेट इज़ प्लेड, वर्ब बी आया है और उसके बाद थर्ड फॉर्म आई है। मतलब वर्ब बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और ये थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती है। कोई ऐसा पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता जिसमें वर्ब बी ना हो और थर्ड फॉर्म ना हो। ये होगी पैसिव वॉइस के बाद। अब दूसरी बात ये है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब बी कहाँ पे यूज़ होता है। वर्ब बी के बाद 2 रूल है ना, आईएनजी फॉर्म आती है या तो थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, और वर्ब बी के बाद अगर थर्ड आईएनजी फॉर्म लगी होगी तो ये एक्टिव वॉइस में होती है। एक्टिव वॉइस में अगर आईएनजी फॉर्म लगी है तो उससे पहले ऐसा मुमकिन नहीं है कि वर्ब बी के बगैर आप आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सको। और पैसिव वॉइस में ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा रूल नहीं है कि थर्ड फॉर्म आप यूज़ करो और उससे पहले आपको वर्ब बी ना लगाना पड़े। ये है रूल। अब हम एक्टिव वॉइस, इसको करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। हम यूज़ करते हैं ना वर्ब प्ले और प्लेज। हमारे नज़दीक ये होता है कि ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है। नहीं, हम इसको ना इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये बेस फॉर्म है, दोनों ही फर्स्ट। ये बेस फॉर्म है और ये एस फॉर्म है। प्लेज वाली एस फॉर्म है, ठीक है। अब वर्ब बी जो है ये बेस फॉर्म है, और इज़, आर, एम जो है ये एस फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है, बीइंग थर्ड फॉर्म है, और बीइंग फोर्थ फॉर्म है। अब टेंसेस को पढ़ने से पहले एक दो बातें आपको और भी पता होनी चाहिए। हैज़, हैव, हैड, जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है ना एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो इनके बाद थर्ड फॉर्म आती ही आती होती है। पैसिव वॉइस में हमने थर्ड फॉर्म लगानी तो उससे पहले हमने वर्ब बी की कोई फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में हमने थर्ड फॉर्म लगानी तो हमने हैज़, हैव, हैड यूज़ करना होता है और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है इसके बाद हमेशा से। और विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी? बेस फॉर्म, एस वाली नहीं। हमेशा बेस फॉर्म आएगी बगैर एस वाली, ठीक है। अब टेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले आपने बहुत जगह से टेंसेस पढ़े होंगे, लेकिन आप ये देखो कि प्रेजेंट का क्या मतलब होता है। प्रेजेंट का मतलब जहाँ पे भी आ जाए आपने समझना है कि फ़र्स्ट फॉर्म इसका मतलब होता है। पास्ट जहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब है सेकंड फॉर्म। फ्यूचर जहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब है कि विल शैल। फ्यूचर का मतलब होता है विल शैल, और विल शैल के बाद हमने पढ़ लिया है कि फ़र्स्ट फॉर्म आएगी और कौन सी? बेस फॉर्म। इनडेफिनेट जहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, इनडेफिनेट का मतलब होता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगा।
कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए बगैर हमने इसे बनाना है। कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म इसमें लगेगी, और अगर आईएनजी फॉर्म लगानी है कहीं भी लगानी है तो इसका मतलब है कि उसके लिए वर्ब भी पहले लगाना ज़रूरी है। परफेक्ट का मतलब होता है हैज़ हैव हैड, ये लगाना होता है। जहाँ पे परफेक्ट लिखा हुआ आ जाए उसका मतलब है कि हैज़ हैव हैड, कंटिन्यूस लिखा हुआ आ जाए तो आईएनजी फॉर्म, इंडेफिनिट लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब हम चलते हैं टेंसेस की तरफ। आप ये देखो कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा एंड पे आता होता है, लेकिन जो सारे टेंसेस बने होते हैं ना उन्होंने इसको चेंज किया होता है। हेल्पिंग वर्ब या तो चेंज होता है या मेन वर्ब चेंज होता है। अब हमने मेन फोकस इन्हीं पे रखना है कि क्या इनमें चेंज क्या आती है। अब सारे टेंसेस को करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आ जाओ आप। इंडेफिनिट का मतलब है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हमने लगाना। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना तो इसका मतलब है मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के लिए हमने आ जाना है प्रेजेंट पे। प्रेजेंट क्या बताता है? प्रेजेंट बताता है कि फर्स्ट फॉर्म लगाओ मेन वर्ब की, जो भी मर्जी है फर्स्ट फॉर्म। इसलिए हमने देखा है कि लिखा होता है दे प्ले। अब पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आना। पास्ट देखो, पास्ट का मतलब होता है कि सेकंड फॉर्म, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब नहीं आना, मेन वर्ब आएगा और उसकी सेकंड फॉर्म। इंडेफिनिट फिर आगे, इंडेफिनिट का मतलब है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कंसेप्ट लो। इंडेफिनिट बस ये समझाने के लिए। फ्यूचर का मतलब होता है विल सेल। जब विल सेल जो है, विल सेल लगा दिया तो इसके बाद हम बेस फॉर्म लगाते होते हैं प्ले। ये इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हमने यहाँ पे भी वर्ब भी यूज़ करना होता है जो हमारा मेन टॉपिक है। अब आ जाओ आप प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूस का मतलब होता है कि आईएनजी फॉर्म। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस की वजह से आ गया आईएनजी फॉर्म। अब प्रेजेंट क्या बताता होता है? प्रेजेंट बताता होता है फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब है हमने यहाँ पे कोई ऐसी फर्स्ट फॉर्म लगानी है जिसके बाद आईएनजी फॉर्म भी लगे। अब आईएनजी फॉर्म हमेशा सिर्फ लगती होती है वर्ब बी के बाद। वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे तो ही आगे आईएनजी फॉर्म लगेगी। इसलिए आपने देखा होगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और प्रेजेंट कंटिन्यूस इस तरीके से बना होता है। इज आर एम लगा होता है क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के बाद यही क्यों लगा होता है? क्योंकि इसके बाद सिर्फ आईएनजी फॉर्म लग सकती होती है। अब आगे आप देखो कि पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब हो गया आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे कौन सा लगाएं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो लगाना है जिसके बाद आईएनजी फॉर्म लग सकती है। ठीक है, सबके बाद लग सकती है, लेकिन पास्ट हमें ये बताता है, मैंने पीछे बताया ना, पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। यहाँ से सेकंड फॉर्म उठाओ, यहाँ पे लगा दो, क्योंकि पास्ट कहता होता है कि सेकंड फॉर्म। अब आ जाती है फ्यूचर कंटिन्यूस की बारी। कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर कहता होता है कि विल शैल। अब यहाँ पे दो रूल्स अप्लाई होने हैं। विल शैल कहता होता है कि मेरे बाद हमेशा बेस फॉर्म लगनी है। बेस फॉर्म लगाएंगे, कौन सी बेस फॉर्म लगाएंगे? वो बेस फॉर्म लगाएंगे जिसके आगे आईएनजी फॉर्म भी लग सके। अब बेस फॉर्म सिर्फ एक ही ऐसी बन सकती है जिसके बाद आईएनजी फॉर्म लग सकती है, और वो है बी। हम इसलिए यहाँ पे बी यूज़ करते हैं, दे विल बी प्लेइंग। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं आप लोगों को टेंसेस नहीं समझा रहा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उन्होंने वर्ब बी को किस तरीके से यूज़ किया है और किस तरीके से उन्होंने टेंसेस बनाए हुए हैं। और अगर आपको रूल, हम ये डिफरेंट तरह के टेंसेस या डिफरेंट सेंटेंसेस एग्जांपल्स करके हम ये बात ख़त्म भी कर सकते थे यार बी जो है उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन ये बताने का आपका मकसद यही है कि आपने अप्लाई किया हुआ है इन बातों को पहले। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ, परफेक्ट टेंसेस की तरफ, और सबसे पहले अपने क्वेश्चंस की तरफ कि जो सबसे शुरू में मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई हुई है हैड की, या थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो परफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, परफेक्ट का मतलब है हैज़ हैव हैड आएगा। परफेक्ट में हैज़ हैव हैड आएगा। जब परफेक्ट ने हमें बता दिया कि हैज़ हैव हैड आएगा तो उसके बाद हमें प्रेजेंट ये बताता है कि इसमें क्या आएगा। प्रेजेंट बताता है कि यार फर्स्ट फॉर्म आनी है बस मेरे टेंस में। तो प्रेजेंट में हमने कौन सी चीज़ उठानी है? फर्स्ट फॉर्म उठानी है। कौन सी चीज़ उठानी है जिसके बाद थर्ड फॉर्म लग सके? ये देखो आप, इसका मतलब है इसलिए यहाँ पे हैज़ हैव लगा होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। परफेक्ट कहता है कि मेरे हैज़ हैव हैड आएगा। प्रेजेंट कहता है कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, यहाँ से कोई भी आ सकता था, लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म क्यों उठाई? क्योंकि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट कहता है फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट कहता है हैज़ हैव। जब हैज़ हैव आता है तो हैज़ हैव आगे बोलता है कि मेरे बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता, इसलिए हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दे हैव प्लेड। अब पास परफेक्ट जो मैंने शुरू में बात की थी। अब परफेक्ट कहता है कि मेरे बाद हैज़ हैव हैड आ सकता है, हैड इनमें से कोई भी,
और पास्ट कहता है कि सिर्फ सेकंड फॉर्म आ सकती है। अब सेकंड फॉर्म कौन सी है? मैं भी शुरू में यही सोचा करता था यार ये वाली हम उठाते हैं, नहीं ये वाली हम नहीं उठाते होते, हम ये वाली हैड उठाते होते हैं। और हैड सेकंड फॉर्म हम उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। जब हैड हमने रखा है तो जहाँ पे भी हैज़ हैव हैड हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आती होती है दे हैड प्लेड। ये पास्ट परफेक्ट होता है। फ्यूचर परफेक्ट पे आ जाओ, परफेक्ट बोलता होता है मेरे बाद आएगा हैज़ हैव हैड, लेकिन पीछे फ्यूचर है। फ्यूचर कहता है कि विल शैल तो आएगा ही आएगा। जब विल शैल आएगा तो वो कहता है कि बेस फॉर्म उठाओ। बेस फॉर्म यार मैंने आपको पहले भी बताया ना, ये दोनों जो हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बेस फॉर्म कौन सी है? जो मैं हैज़ को देखता होता हूँ ना, मैं इसको ऐसे देखता होता हूँ हैव्स, जैसे हम पढ़ते हैं ना दे गो या ही गोज़, मैं इसको ऐसे देखता होता हूँ दे हैव और दे हैव्स। ये जो है हैव्स को इन्होंने लिखा हुआ है हैज़, ऐसे मैं तो समझता हूँ। अब ये जो है ये बेस फॉर्म नहीं है, ये एस फॉर्म है हैज़। ये हैव जो है ये बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और विल शैल कहता है मेरे पास सिर्फ बेस फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म, और वो भी कौन सी एस फॉर्म वाली नहीं, बेस फॉर्म आ सकती है। इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट में आप देखो कि परफेक्ट की वजह से हमने लगाना है इनमें से कोई भी, लेकिन फ्यूचर कहता है मेरे बाद विल शैल लगाओगे और उसके बाद बेस फॉर्म लगाओगे, इसलिए हम विल हैव। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, जब टीचर समझाते होते थे तो हमेशा कहते थे विल हैव, हम आगे से क्वेश्चन पूछते सर विल हैज़ भी आ सकता है? नहीं, विल हैज़ क्यों नहीं आ सकता? बस नहीं आता होता, इस वजह से नहीं आता होता कि विल शैल जो है वो उसके बाद है सिर्फ बेस फॉर्म आती होती है। आई होप आप लोगों को कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो रही होगी। ये ना हो कि ये आप जब आप पढ़ रहे हो ना, या तो आप लोगों को बिल्कुल जो पहले टेंथ से सीखे हुए हैं, जो पहले बातें आपको याद हैं वो भी सारी भूल जाएंगी, या आप लोग एक नए तरीक़े से कहोगे यार अगर इस तरीके से हमें पढ़ाया होता तो इतना साल हमें खपने की ज़रूरत नहीं होती, और इतने साल हमारे ज़ाया करवा दिए, बस इस तरीके से पढ़ाते होते थोड़ा बहुत तो हमें इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगना था जितना हमने टाइम वेस्ट किया है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। आप ये देखो कि इधर बड़ा लॉजिक आता है। कंटिन्यूस कहता है कि मेरे बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। अब आईएनजी फॉर्म हमने पढ़ लिया है कि वर्ब बी के अलावा कहीं पे भी आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वर्ब बी तो लगाना ही लगाना है आईएनजी में, ठीक है। परफेक्ट पीछे बोलता है, परफेक्ट बोलता है हैज़ हैव हैड आएगा। अब हैज़ हैव हैड कौन सा आएगा? वो कहता है कि पीछे प्रेजेंट से पूछो, प्रेजेंट कहता है कि फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। अब हमने यहाँ से फ़र्स्ट फॉर्म उठा लिया, ठीक है, हैज़ हैव उठा लिया, हैज़ हैव। अब आगे मसला क्या है कि हैज़ हैव जो कहता है वो कहता है कि मेरे बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, वो कहता है मेरे बाद थर्ड फॉर्म आती है। और आईएनजी कहता है कि मेरे से पहले बी आना चाहिए ज़रूर, इसलिए हम जो है इसकी भी पूरी करते हैं, जो ये कंडीशन लगाता है, और इसकी भी कंडीशन पूरी करते हैं और हम बीन लगा देते हैं। आप ये देखो कि हैज़ हैव के बाद बीन आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई है वर्ब बी की, और ये वर्ब बी की है और इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी लग सकती है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ वर्ब बी। वर्ब बी बहुत अमेजिंग है। दे हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये इस तरीके से आता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी ऐसे ही है। कंटिन्यूस कहता है आईएनजी फॉर्म आएगी, परफेक्ट बोलता है हैज़ हैव हैड से कोई आएगा, पास्ट बोलता है कि सेकंड फॉर्म उठा के लगाओ। हम सेकंड फॉर्म यहाँ से उठाते हैं ये वाली और उठाते हैं यहाँ पे रखते हैं हैड, पास्ट परफेक्ट की कंडीशन पूरी होगी। अब हैड बोलता है मेरे बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और आगे कंटिन्यूस है आईएनजी फॉर्म है, वो कहता है कि वर्ब बी से किसी को लाओ, हम इसलिए बीन लगाते होते हैं, दे हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आ जाओ आप फ्यूचर परफेक्ट, थोड़ा सा इसके लास्ट पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट के कंटिन्यूस में आप देखो कि आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट बोलता होता है कि विल शैल आता होता है, परफेक्ट बोलता होता है सॉरी। अब कंटिन्यूस बोलता है आईएनजी फॉर्म आएगी, परफेक्ट बोलता है हैज़ हैव हैड से किसी को लाओ, फ्यूचर कहता है कि विल शैल आएगा। जब विल शैल आया है तो हमने इसकी कंडीशन पूरी करने के लिए हमने बेस फॉर्म उठा ली, हैव उठा ली, सिर्फ इधर हैव लगा सकते हैं। अब हैव पूरी कर दी तो आगे आईएनजी फॉर्म है, इसकी कंडीशन और इसकी दोनों की कंडीशन हम पूरी करेंगे। हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कौन सी थर्ड फॉर्म? ऐसी थर्ड फॉर्म जिसके बाद आईएनजी आ सकता है, इसलिए हमेशा बीन लगाते होते हैं। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये लिखा होता है। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा आप लोगों ने थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि यार किस तरीके का लेक्चर बना है। मैंने थोड़ा सा नए तरीके से समझाया है, असल में ना मैंने वह भी समझाया। वह भी हम आगे इसी तरह कर सकते होते हैं पैसिव वॉइस में, जिसमें आप ये देखोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आप एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया,
आप ये बताओ कि 4 टेंसेस ऐसे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के छोड़े जा रहा हूँ, और आप लोगों ने बताना है कि 4 टेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, बताओ क्यों नहीं बनते। हालांकि बाकियों के बनते हैं, लेकिन उन्हीं के क्यों नहीं बनते, इसका भी नहीं बनता होता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। आप लोगों ने ये रीज़न बतानी है कि क्यों नहीं बनते होते। अगर ना बता सके तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। और आई होप यार थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ाया है वर्ब बी को, ये अभी आता है, अभी हमने एक्टिव वॉइस किया। अभी आप कोई भी पैसिव वॉइस उठा के देख लो, उसके बाद अगर वर्ब बी के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई ना, सिर्फ वही पैसिव वॉइस हो सकता है। आज सुबह यार मैंने एक एमडी कैट रिपीटर का देखा स्टेटस, तो मुझे वही बात याद आई कि यार कितना स्ट्रेस होता है और कितनी परेशानी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैं तो अपने आप को या तो सॉन्ग्स के ज़रिए या तो शायरी के ज़रिए मोटिवेट किया करता था। और अल्लामा इकबाल के शेर इतने अच्छे होते हैं ना कि आप डीमोटिवेट कभी हो ही नहीं सकते। बट ये अल्लामा इकबाल की तर्ज का शेर है, लेकिन है चौधरी रहमत अली का। आप लोगों ने सुना होगा कि तुम ये बाद मुखालिफ से ना घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मतलब बहुत ठंडी हवा अगर चल रही है ना और आप परवाज़ कर रहे हो तो डरना नहीं है उससे, क्योंकि अल्लाह ताला आपको तैयार कर रहा है, आपको और सख्त जान बना रहा है, क्योंकि उसने आपको एक मकाम देना है, वो आपको ऊंचा और बुलंद करना चाहता है। तो कभी आप ये ना सोचा करो कि यार इतनी ज़्यादा स्ट्रेस क्यों है। आप ये सोचा करो कि अल्लाह ताला हमें एक ऐसे प्रिपेयर कर रहा है कि एक ऐसी चीज़ से नवाजने जा रहा है जिसके लिए हमारा लेवल जो है वो आप कर रहा है। बस थोड़े से दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू ए फेस एग्ज़ाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो अच्छी रही होगी, और वह भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है। देखते हैं आपका किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।